दोस्तों आप सभी का स्वागत है समता अकेडमी चैनल पे। दोस्तों हिंदी की ऑलरेडी प्लेलिस्ट बन चुकी है और हिंदी में हमने 3 टॉपिक, पहला शब्द विलोम, दूसरा वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि और तीसरा अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। दोस्तों तो ऑलरेडी हमने 30 नंबर के हिंदी में टॉपिक कवर कर दिए हैं। पहला शब्द विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। आपकी हिंदी उत्तर प्रदेश PCS RO में 60 नंबर की आएगी। तो आउट ऑफ 60 30 नंबर कवर कर दिया गया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, हिंदी की प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, आप वहाँ वीडियो देखिए। आप खुद देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि कम समय में इतनी बेहतरीन क्वालिटी दी गई है। तो हिंदी के बाद अब हम GS भी शुरू कर रहे हैं और GS में GS वर्ल्ड से शुरू कर रहे हैं। और आज देखेंगे हम इम्पोर्टेंट टेस्ट है, टेस्ट 7 है GS वर्ल्ड का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जनरल स्टडी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें यहाँ भी 140 टोटल मार्क है, यहाँ भी हमें कम से कम 85 प्लस स्कोर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट 7। ये चैनल का नाम है ज्वाइन समता अकेडमी ऑन यूट्यूब। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, RBI की मौद्रिक नीति समिति भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। दूसरा पॉइंट है, केंद्रीय वित्त मंत्री इस समिति का पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, इस समिति के निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं और समान मतों की स्थिति में रिजर्व बैंक का गवर्नर अपना निर्णायक मत देता है। चौथा पॉइंट है, यह समिति आर्थिक विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मुद्रा स्थिरता को बनाए रखने हेतु कार्य करती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला पॉइंट है, RBI की मौद्रिक नीति समिति भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। तो ये पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। ये पॉइंट गलत है। केंद्रीय वित्त मंत्री इस समिति का पदेन अध्यक्ष नहीं होते हैं। कौन होता है? RBI के गवर्नर होते हैं। दोस्तों RBI के जो गवर्नर होते हैं, ठीक है, RBI के जो गवर्नर होते हैं वो इस समिति का पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो इसलिए दूसरा पॉइंट गलत है। तीसरा पॉइंट, इस समिति के निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं और समान मतों की स्थिति में रिजर्व बैंक का गवर्नर अपना निर्णायक मत देते हैं। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। चौथा पॉइंट देखिए, यह समिति आर्थिक विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मुद्रा स्थिरता को बनाए रखने हेतु कार्य करती है। तो चौथा पॉइंट भी सही है, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1, 3, 4। लेट्स सी। ऑप्शन C सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उच्च व लगातार बढ़ती हुई गैर निष्पादित परिसंपत्तियों NPA का आर्थिक वृद्धि दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो NPA पहले समझ लीजिए दोस्तों कि NPA है क्या। ठीक है, NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है? जैसे मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया, एडवांस लिया, और आप जो EMI है, जो पेमेंट है उसका नहीं कर रहे हैं। कब तक? मोर देन 90 डेज। मोर देन 90 डेज, 90 डेज से भी ज़्यादा हो गया, यानी 3 महीने से ज़्यादा हो गया। तो ऐसा जो असेट होता है उसको बैंक समझ लेती है कि ये पैसा मिलने वाला नहीं है। ठीक है, और इसी पैसे को, इसी चीज़ को NPA कहते हैं। ठीक है, NPA इसी को कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्योंकि जो पैसा चला गया वो पैसा बंदा वापस नहीं कर रहा है, तो उस पैसे पे बैंक या RBI पैसा नहीं कमा सकती है, किसी को दे नहीं सकती है। तो क्या हो गया? नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। राइट, आगे देखिए, तो इससे क्या होगा?
उच्च व लगातार बढ़ती हुई गैर निष्पादित, जब एनपीए ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आर्थिक वृद्धि पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आर्थिक वृद्धि दर धीमी हो जाएगी। ठीक है, आर्थिक वृद्धि दर धीमी हो जाएगी, क्योंकि पैसा अगर कम हो जाएगा बैंक के पास तो लोगों को जो है लोन कैसे देगा, और इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 3 देखिए। नीति आयोग की स्थापना के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ग्रामीण स्तर पर योजनाओं का निर्माण करना तथा उच्च स्तर पर पहुंचाना। दूसरा पॉइंट है अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना जहां आर्थिक वृद्धि से लाभ नहीं पहुंचा। दोनों ही पॉइंट सही हैं, लेकिन नीचे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखना जरूरी है। उपयुक्त में से कौन से कथन असत्य है? तो असत्य तो है नहीं, दोनों ही ये पॉइंट बिल्कुल सही है, तो आंसर डी हो जाएगा, न तो 1 न तो 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य मूल्य दर के आधार पर मुद्रास्फीति का प्रकार नहीं है? तो सबसे पहले मुद्रास्फीति इसमें पॉइंट आ रहा है। पहले तो यही जो है आपको समझ में नहीं आएगा कि मुद्रास्फीति है क्या, यदि आप पढ़े होंगे तो समझ में आएगा। चलिए इसको बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं कि मुद्रास्फीति क्या है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति का मतलब होता है वृद्धि या विस्तार, महंगाई। गांव में लोग क्या बोलते हैं इसी को? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब सिंपल भाषा में महंगाई। ठीक है, और इसको जो है वृद्धि या विस्तार जो है, वृद्धि या विस्तार। इससे होता क्या है कि वस्तु एवं सेवाओं में लगातार वृद्धि होती जाएगी। इससे प्रभाव क्या पड़ेगा कि जो भी वस्तु होगा, सेवा होगा, उसमें लगातार वृद्धि होगी। ठीक है, मुद्रास्फीति इसी को इंग्लिश में इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है इन्फ्लेशन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, मुद्रा के क्रय शक्ति में कमी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई सामान जो है आपको 10 रुपये में मिल रहा था, कोई सामान जो है आपको 10 रुपये में मिल रहा था, अब वो जो है 11 रुपये का मिलने लगेगा, 12 रुपये का मिलने लगेगा। तो हो क्या रहा है? मुद्रा के क्रय शक्ति में कमी आ रही है। ठीक है, शाब्दिक अर्थ क्या है? मुद्रा के मूल्य में कमी होना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और पॉइंट इसके। अब निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य मूल दर के आधार पर मुद्रास्फीति का प्रकार नहीं है? तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि मुद्रास्फीति के प्रकार कितने हैं। ठीक है, तो पहला जो है देखिए रेंगती या मंदस्फीति। ठीक है, बिल्कुल सही है। और वॉकिंग इन्फ्लेशन, चलती हुई स्फीति, ये भी सही है। ठीक है, ये जो दिया है आपका मांग प्रेरित स्फीति, मांग प्रेरित जो स्फीति दिया है दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि डिमांड पुल इन्फ्लेशन इसका मुद्रास्फीति का प्रकार नहीं है। और एक ये आपका अति स्फीति, ये भी सही है। इसके अलावा जो है एक हो जाएगा आपका दौड़ती हुई, सॉरी जंपिंग इन्फ्लेशन हो जाएगा, समझ रहे हैं, यानी कि कूदती हुई, हिंदी में उसी को क्या बोलेंगे? कूदती हुई। पांचवा जो है आपका एक हो जाएगा दौड़ती हुई जो है स्फीति, यानी रनिंग जो है इन्फ्लेशन। चलिए, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा सी, जो कि सही नहीं है। अब प्रश्न संख्या 5 देखिए, नंबर 5 देखिए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अल्पकालिक निवेश होता है। यह एक अल्पकालिक निवेश होता है, ये गलत दिया है। अल्पकालिक नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? दीर्घकालिक होता है। ठीक है, दीर्घकालिक जो है निवेश होता है। तो पहला पॉइंट हो गया गलत। सेकंड है एफडीआई में क्षेत्रवार अधिकतम सीमा पहले से निर्धारित होती है, ये पॉइंट सही दिया हुआ है। ठीक है, नीचे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं? तो पहला ही जो है क्या है? पहला ही असत्य है, यही पूछा है कि असत्य कौन सा है। दूसरा चीज, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है कि किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में 10% अथवा उससे अधिक पूंजी का निवेश एफडीआई माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिए। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय में किसको सम्मिलित नहीं करेंगे? एक तो काला धन, इसको करेंगे क्या? नहीं, राष्ट्रीय आय में इसको जो है सम्मिलित नहीं करेंगे। विदेशियों की भारत में अर्जित आय, इससे क्या मतलब है? ये राष्ट्रीय आय तो है नहीं।
मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, ये भी नहीं है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी जो है। राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं की जाने वाली ये वस्तुएं हैं, ठीक है। जैसे गैर कानूनी क्रियाकलाप, तस्करी, जुआ, सट्टेबाजी इत्यादि से प्राप्त है, ये भी इंक्लूड नहीं होता है आपका। काला धन नहीं होता है। मध्यवर्ती वस्तुएं जो इंक्लूड नहीं होती हैं राष्ट्रीय आय में, और विदेशियों द्वारा जो भारत में अर्जित है। चलिए, तो उपयुक्त सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या जो है 7 यानी 7। लसाज फेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो है काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको जो है डबल स्टार लगा लीजिए आप, ठीक है। लसाज फेयर से क्या तात्पर्य है? आर्थिक निर्णय लेने में सरकार का कम से कम हस्तक्षेप भी है। उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण करना। सी, आर्थिक निर्णय लेने में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका। और डी है वस्तुओं और सेवाओं की विविधता जो है। तो लसाज फेयर इस सिद्धांत का मतलब ही ये है कि जो है मार्केट को जो है उसके हिसाब से चलने दीजिए। अगर इसमें राज्य या सरकार हस्तक्षेप करेगा तो इससे जो है काफ़ी बाजार पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट है आर्थिक निर्णय लेने में सरकार का कम से कम हस्तक्षेप, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 8। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, क्या कहलाता है? तो ये जो है द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। ये जो है द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, क्या कहलाता है? द्वितीयक क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों के प्रयोग से विनिर्मित वस्तुओं के उत्पाद का लेखांकन किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विश्व बैंक समूह का भाग नहीं है? ठीक है, तो 9 देखिए। 9 में जो है दिया है पहला पॉइंट बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संस्था, बी दिया है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, और सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो IMF, इसको क्या बोलते हैं? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये जो है विश्व बैंक समूह का भाग नहीं है। बाकी बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संस्था बिल्कुल है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम भी है, और निवेश विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो है केंद्र, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो है बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संस्था। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से किसे आदर्श सिक्का गुड कॉइन कहा जाता है? वह सिक्का जिसका अंकित मूल्य तथा वास्तविक मूल्य दोनों बराबर हो, बिल्कुल नहीं। वह सिक्का जिसका अंकित मूल्य वास्तविक मूल्य से कम हो, ये भी सही नहीं है। वह सिक्का जिसका अंकित मूल्य वास्तविक मूल्य से अधिक हो, यस। वह सिक्का जिसका मूल्य अंकित मूल्य वह सिक्का जिसका अंकित मूल्य जो है वास्तविक मूल्य से अधिक हो, उसे आदर्श सिक्का गुड कॉइन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11। अभी देखिए प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? ठीक है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए सार्क के बारे में। चलिए देखते हैं। तो सार्क की जो स्थापना है कब हुई थी? 1985 में हुई थी सार्क की स्थापना, ठीक है। कहाँ पे हुई थी दोस्तों? ढाका, बांग्लादेश। ढाका जो है बांग्लादेश में हुआ था इसकी स्थापना, और इसके जो हेडक्वार्टर हैं ये जो है काठमांडू नेपाल में है, ठीक है। काठमांडू नेपाल। सार्क में कंट्री कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक तो भारत हो गया, बिल्कुल सही है। पाकिस्तान हो गया, ये भी सही है। ये जो म्यांमार दिया है ये गलत है। मालदीव भी इसमें शामिल है, ठीक है। इसके अलावा देखिए श्रीलंका, इसके अलावा हो जाएगा आपका श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और मालदीव तो दिया है, बांग्लादेश हो गया। अफ़गानिस्तान और 8वां जो है अफ़गानिस्तान।
भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान। तो म्यांमार तो इसमें शामिल नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सार्क में कौन सा सदस्य देश शामिल नहीं है? ऑप्शन के हिसाब से देखिए ये सी हो जाएगा, म्यांमार सार्क में शामिल नहीं है। नेक्स्ट, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NDPMB से क्या तात्पर्य है? ठीक है, पहला पॉइंट NNPMP प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, बी दिया है NDPFC प्लस मूल्यह्रास, और सी दिया है GNPF माइनस मूल्यह्रास, डी दिया है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद GDPMB माइनस मूल्यह्रास जो है। देखिए NDPMB सबसे पहले जो पहला पॉइंट दिया है, NDPMB का मतलब क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो सकल जो घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास ये बराबर होता है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा डी जो है, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद इक्वल टू हो जाएगा GDPMB माइनस मूल्यह्रास जो है। तो 12 का आंसर जो है डी टिक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13। वीडियो कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपको PDF मिल जाएगी, इसलिए जो है PDF के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले आप क्वेश्चन को देखिए। वैश्वीकरण से होने वाले लाभों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, प्रतिस्पर्धा के कारण घरेलू उद्योगों में वृद्धि हुई, उपभोक्ताओं के लिए विकल्पों में कमी आई और वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार तथा मूल्यों में कमी आई। उपयुक्त में से कौन से कथन असत्य है? देखिए वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन जब होगा तो प्रतिस्पर्धा के कारण घरेलू उद्योग में वृद्धि होगा, ये पॉइंट जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, उपभोक्ताओं के लिए विकल्प में कमी आएगी, ये पॉइंट सही नहीं है, क्योंकि विकल्प तो और बढ़ जाएंगे। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, विकल्प जो है आपके बढ़ जाते हैं, ना कि जो है कम होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है, देखिए कि प्रतिस्पर्धा के कारण घरेलू उद्योगों में वृद्धि हुई। दूसरा दिया है कि उपभोक्ताओं के विकल्पों में कमी, ये गलत पॉइंट दिया है, विकल्प तो और बढ़ जाएंगे। आप जो है ग्लोबलाइजेशन होगा तो आप इंडिया में होते हुए भी हर जगह के कई कंट्री के सामान जो है आ रहे हैं उसको खरीद सकते हैं, तो कमी नहीं होगा, कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिट है। तीसरा पॉइंट है वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार तथा मूल्यों में कमी। बिल्कुल गुणवत्ता में भी सुधार होगा, यदि आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप क्वालिटी जो है इंक्रीज करेंगे, और जब ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा सामान काफ़ी मात्रा में जब उपलब्ध होगा, अलग अलग ब्रांड के हैं, तो इस पे जो है रेट में भी कमी आएगी। तो फर्स्ट एंड 3 यानी ऑप्शन हमारा सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कास्केडिंग प्रभाव, कास्केडिंग जो है इफेक्ट से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में कमी होना, एक ही वस्तु पर बार बार कर लगना, और सी दिया है विदेशी मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी करना। तो देखिए कास्केडिंग प्रभाव क्या है? कास्केडिंग में क्या होता है, कोई भी सामान है उस पर जो है बार बार टैक्स लगता है। जैसे कि मान लीजिए कंपनी से निकला, ठीक है, आपका जो है एजेंसी में गया, फिर एजेंसी से जो मान लीजिए होलसेलर के पास गया, फिर वहाँ से रिटेलर के पास गया, ऐसे जो है बार बार यदि मान लीजिए टैक्स लग रहा है, जब तक जो है कंज्यूमर के पास नहीं गया, तो बार बार टैक्स लगना ही क्या है, कास्केडिंग प्रभाव है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा दोस्तों बी जो है, 14 का बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखिए बहुआयामी निर्धनता सूचकांक की संकल्पना को वर्ष 2010 से अपनाया गया है, ये पॉइंट जो है बिल्कुल सही है, 2010 से अपनाया गया है। बी पॉइंट दिया है मानव गरीबी सूचकांक की संकल्पना को त्याग कर बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को अपनाया गया, ये पॉइंट भी सही है। सी देखिए इस सूचकांक में मानव विकास सूचकांक को प्रतिबिंबित करने वाले 4 आयामों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, 4 आयामों को नहीं बल्कि 3 आयाम को सम्मिलित किया गया है। यहाँ देखिए ये जो 4 आयाम दिया है ये गलत है, यहाँ जो है आपके जो है 3 आयामों को शामिल किया गया है। कौन कौन से वो 3 आयाम? तो पहला जो है आपका हेल्थ, ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा आयाम है आपका एजुकेशन, तीसरा जो आयाम है वो है
लाइफ जो है स्टाइल यानी जीवन स्तर जो है आपका, और यहाँ दिया है कि 12 सूचकों में जो है, 12 सूचक नहीं है बल्कि जो है इस सूचकांक में जो है आपके 10 में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो 2 गलतियाँ था, 4 आयाम की जगह 3 आयाम, 12 सूचक की जगह जो है 10 सूचकों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सी जो है गलत है, यही आपको छांटना था। चलिए प्रश्न संख्या 16, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ आपके जो है भौतिक राशियाँ दिया हुआ है और दूसरी तरफ इनके मात्रक, इकाई यानी मात्रक, राइट। अभी देखिए, तो त्वरण का मात्रक क्या होता है दोस्तों बताइए? त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, यानी ए का हो जाएगा 4। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा। कृतकार यानी कार्य का मात्रक जूल, यानी पहला हो जाएगा। आवेग का मात्रक जो है न्यूटन सेकेंड। ठीक है, आवेग का मात्रक जो है न्यूटन सेकेंड जो है, यानी कि 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा देखते हैं कौन सही है। 4 3 1 2 होना चाहिए। 4 3 1 2, यानी ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त होता है, तो गैस थर्मामीटर है ऑप्शन है, बिल्कुल नहीं। पारे थर्मामीटर, इतने हाई टेम्परेचर को पारा जो है नाप ही नहीं सकता है, तो ये है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, ऑप्शन सी सही है। वाष्प दबाव थर्मामीटर ये भी गलत है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा जो है काफ़ी जो है हाई टेम्परेचर जैसे 2000 डिग्री सेंटीग्रेड और इससे ऊपर के भी नापे जाते हैं पूर्ण विकिरण पायरोमीटर से। ये मुख्यतः जो है गतिशील वस्तुओं तथा उनके सतहों के मापन हेतु प्रयोग किया जाता है। इसमें ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है दोस्तों स्थिरता का जड़त्व। जब जो है आपकी ट्रेन स्टार्ट होती है, आप बैठे हो, लेकिन जैसे ही चलता है तो निचला जो हिस्सा होता है वो आगे की तरफ मूव करता है और आपकी बॉडी का जो ऊपरी हिस्सा है वो वहीं पे है। तो क्या होगा? आपके पैर आगे की तरफ गए और आपका जो सर तो यहीं पे, तो पीछे की तरफ जो है आप गिरेंगे, आपकी बॉडी जो है पीछे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये स्थिरता के जड़त्व के कारण होता है। चलिए ऑप्शन ए सही है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर, ठीक है, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? तो ये है 60 डेसिबल। ठीक है, 60 डेसिबल जो है काफ़ी सही होता है। और दोस्तों आप में से बहुत से लोग जो हेडफोन यूज करते हैं, काफ़ी ज़्यादा साउंड पे जब आप गाना सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं या कोई भी चीज़, तो इससे जो है कान के लिए काफ़ी ये ख़राब होता है, क्योंकि जो मूल रोम कोशिका होती है, ध्वनि मूल रोम कोशिका, वो जो है डैमेज होती है अस्थायी रूप से या अस्थायी तौर पर धीरे धीरे जो है। तो आप जो है कोशिश कीजिए कि जो है ज़्यादा साउंड पर गाने को मत सुनिए। आप जो है 60 डेसिबल बेस्ट है, कंफर्ट होकर के सुनिए। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 जो है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ये तो सबको पता होगा, रेडिएटर का जो है प्रयोग किया जाता है इंजन को ठंडा करने के लिए। पॉलीग्राफ क्या है? झूठ पकड़ने के लिए जो है यूज किया जाता है। टरबाइन जो है आपका जल प्रवाह के द्वारा जो है टरबाइन को घुमा करके जो है बिजली पैदा किया जाता है। क्वाड्रेंट किसके लिए यूज किया जाता है? तो क्वाड्रेंट जो है ये नौ संचालन और खगोल विज्ञान में ऊंचाई और कोणों को मापने वाला यंत्र है क्वाड्रेंट जो है। तो आंसर हमारा सही यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है रेडिएटर। ऑप्शन सी टिक कीजिए, आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 21 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चयन करना है आपको। पहला पॉइंट, कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता, बिल्कुल पॉइंट सही है। दूसरा है, हीरा तांबा और लोहे से कठोर रहता है, तो ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। आगे देखिए, वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है। वायु का मुख्य घटक जो है ऑक्सीजन है, तो वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन, ये सबसे ज़्यादा जो है क्या है वायु में? नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक है, सर्वाधिक मात्रा में जो है नाइट्रोजन होता है।
ठीक है, तो ये पॉइंट गलत हो गया। 78% आपका नाइट्रोजन है, 21% जो है ऑक्सीजन है और अन्य गैसें हैं। नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होता है? बिल्कुल नहीं, नाइट्रोजन जो है वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त नहीं होता है, बल्कि जो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो 1 और 2 देखते हैं अभी। चलिए, तो ऑप्शन जो है यहाँ पे पहला सही है, 1 और 2। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है गैसोहाल बेंजीन तथा एल्कोहल का मिश्रण है। तीसरा पॉइंट है भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। और चौथा पॉइंट है गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है। देखिए, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट दिया है गैसोहॉल बेंजीन तथा एल्कोहल का मिश्रण है, तो ये एथेनॉल जो 10% जो है निर्जल एथेनॉल और 90% गैसोलीन का मिश्रण है। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट गलत हो गया। तीसरा देखिए, भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, ये भी सही है। चौथा है गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है, तो ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। 1, 3, 4 ऑप्शन देखते हैं कौन सा। ऑप्शन जो है डी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, अदरक, अदरक जो है देखिए, राइजोम, केसर, केसर जो है बीज दिया है। केसर क्या होता है कि एक मसाला है, ठीक है, जिसे सैफ्रॉन क्रोकस पुष्प के वर्तिका और वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है, बीज से नहीं। ठीक है, तो ये जो है केसर बीज से, ये गलत है। सेकंड पॉइंट, अफीम जो है, अफीम की डुंडी, ये भी सही है। सन जो है तना से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, केसर का जो स्वाद है काफ़ी तीखा होता है और इसका प्रयोग जो है औषधि और भोज्य पदार्थ को स्वादिष्ट और सुनहरा बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और दूसरे को आर कहा गया है, मैंने रीजन। तो कथन ए में देखिए, मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पानी आसानी से पौधों को प्राप्त नहीं होता है, तो उनके जड़ तंत्र जो है पानी की खोज में काफ़ी भूमि के अंदर जो है दूर तक फैल जाते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। रीजन दिया है मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है, ऐसा नहीं है, तो ये सही है। ऑप्शन देखते हैं, ये सही है परंतु आर गलत है, तो ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगा दोस्तों सी सही। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि मछलियाँ उष्ण रक्त वाली जीव हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मछलियाँ बर्फ में शीत निद्रा में रहती हैं। तलों के निकट पानी नहीं जमता है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जाड़े के दिन में जो है आप कोई झील ले लीजिए, तालाब ले लीजिए, ऊपर का क्या होता है जो लेयर है, ये जो है जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड आपका होता है तो पता है आपको कि पानी क्या होता है, बर्फ में कन्वर्ट होने लगता है, ऊपर जम जाता है। लेकिन नीचे जो है, नीचे पानी नहीं जमता है, जिसमें जो है तलों में, इसलिए मछलियाँ जो है जाड़े के दिनों में तलों के निकट रहती हैं, क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी सही। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या जो है 26। प्रश्न संख्या 26 देखिए, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो ये होती हैं दोस्तों 28, जिनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर मस्तिष्क का खोल यानी खोपड़ी के निर्माण में, ठीक है, सीधा 8, बाकी जो है 14 जो है हड्डी, ये फेस की हड्डी बनाने में, और जो है कितने बच गए, 14, 26, 22 यानी 6 जो है हमारे कर्ण अस्थियां होती है। ठीक है, यानी ईयर के लिए 6, 14 जो है हमारे फेस के लिए, बाकी जो है स्कल के लिए 8 जो है, तो ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
मानव रक्त की श्यानता का कारण है, मानव रक्त की श्यानता का कारण है, बताइए, कमेंट कीजिए ऑप्शन में। तो ये है रक्त में प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन की वजह से ही श्यानता यानी गाढ़ापन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, ऑप्शन ए दिया है B1, ऑप्शन बी B2, ऑप्शन सी B6 और ऑप्शन डी विटामिन B12, ठीक है दोस्तों। तो कोबाल्ट किस में पाया जाता है, विटामिन B12, जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। मानव में संतान के लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है। कारण दिया है स्त्रियों में दो एक्स गुणसूत्र होता है, यानी स्त्रियों में क्या होता है, 1 मिनट, स्त्रियों में जो है एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि पुरुष में क्या होता है, पुरुष में जो मेल होता है उसमें जो है एक्स और वाई पाया जाता है। अब पहला जो स्टेटमेंट दिया है कि मानव में संतान के लिए लिंग निर्धारण में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है, ये बात गलत है। इसमें पुरुष का मेन रोल है। पुरुष का यदि एक्स स्त्री के यदि एक्स गुणसूत्र से मिलता है, समझ गए, यानी पुरुष का अगर एक्स, मेल का जो है एक्स, मेल में होता है आपका एक्स और वाई, और फीमेल में होता है एक्स। यदि मेल का जो है एक्स फीमेल के एक्स से मिल गया तो क्या होगा, तो जो है गर्ल यानी कि गर्ल चाइल्ड पैदा होगा। यदि मेल का वाई यदि जो है फीमेल के एक्स से मिलता है, यानी अपोजिट हो गया, एक्स वाई अगर मिलता है तो क्या होगा, बॉय चाइल्ड होगा, ठीक है। तो सारा खेल जो है पुरुष के गुणसूत्र का है, ना कि जो है इसमें दोष या जो है औरत का रहता है। लोग बोल देते हैं यार इसको तो केवल लड़कियां हो रही है, जबकि आजकल लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं क्वेश्चन अपना, स्त्रियों में 2 गुणसूत्र एक्स होते हैं, बिल्कुल सही है। पहला जो है गलत है, तो देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या है, स्पष्टीकरण है, बिल्कुल नहीं। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, नहीं, ये तीनों ही गलत हो गया। ये जो है तीनों ही पॉइंट गलत है। देखिए, ए गलत है परंतु जो है आर सही है, ए गलत है परंतु आर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध किस वर्ष में हल किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ये पहली बार है, तो आने के ऐसे क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, तो इसको डबल स्टार लगाइए। आप भी जानते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसे ब्लड हो गया, जैसे आपका जो है कोई बाल हो गया, उससे भी जो है चेक किया जा सकता है। वेरी हो गया, तो ये काफ़ी अहम रोल है। आजकल बहुत सारे केस को सॉल्व करने में इसका यूज होता है। लेकिन यहाँ प्रश्न है कि पहली बार किस वर्ष में जो है इंग्लैंड में यूज किया गया जो है इस टेक्निक को, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को जो है। तो ये जो है 1983 में क्या हुआ कि एक लड़की की हत्या हो गई थी और उस मामले को सुलझाने के लिए जो है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का जो है पहली बार प्रयोग किया गया 1983 में। तो ऑप्शन सी सही है। इसमें होता है क्या है, रुधिर हो गया, बाल हो गया, इवन आपका जो लार भी अगर पाया गया, ठीक है, अन्य कोशिका जो स्रोत है उसके सहारे भी जो है डीएनए से पता लगाया जा सकता है कि ये पर्सन कौन सा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आप लोग सीरियल में देखते भी होंगे, काफ़ी जो है दिखाता भी है मूवी में भी। चलिए आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 31, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित निम्नांकित शहरों को उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाएं। ठीक है, उत्तर से दक्षिण आपको लगाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले जो है जंजीरा होगा, क्योंकि जंजीरा जो है महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले में है। ठीक है, आप शॉर्टकट एक देख लीजिए, इस तरीके से भारत का नक्शा हो गया। तो जो ये जो है आपका इस साइड में गुजरात हो गया, फिर यहाँ महाराष्ट्र हो गया। तो महाराष्ट्र में ही दोनों है, जंजीरा और सिंधुदुर्ग।
जंजीरा जो है आपका रायगढ़ ज़िले में, सिंधुदुर्ग जो है सिंधुदुर्ग ज़िले में है। इसके बाद जो है आपका तमिलनाडु में है नागरकोइल, ठीक है, यहाँ जो है आपका केरला हो गया, ये जो है तमिलनाडु हो जाएगा। तो केरल में जो है ये जो है केरल है, तो केरल में क्या क्या है, केरल में कन्नूर ज़िले में है आपका कन्नूर, और नागरकोइल कहाँ पे है, ये जो है तमिलनाडु में जो है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ए सही है। आपको ऐसे ही अरेंज करना था, नॉर्थ टू साउथ, ऊपर आपका जो है नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, इधर जो है वेस्ट और ये ईस्ट जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सभी की लंबाई कितनी है, तभी तो आप जो है बता सकते हैं ना कि कौन सी लंबी है। तो देखिए नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो है आपका 1312 किलोमीटर, राइट। जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की जो है 1400 किलोमीटर है। महानदी की लंबाई है 858 जो है किलोमीटर। वहीं बात करें गोदावरी की, तो गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। तो याद रखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी। और गोदावरी नदी को ही दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां हैं पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजिरा, वेनगंगा, इंद्रावती आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये क्षेत्र है और स्थानांतरित यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। झूम खेती देखिए कहाँ का है, ये सब बताना है आपको। तो पश्चिमी घाट में जो शिफ्टिंग खेती होती है, स्थानांतरित खेती होती है, उसको बोलते हैं कुमारी, राइट। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो शिफ्टिंग खेती होती है उसको डाहिया बोलते हैं, ठीक है। उत्तर पूर्वी भारत में जो शिफ्टिंग खेती होती है उसको झूम बोलते हैं, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो शिफ्टिंग खेती यानी स्थानांतरित खेती होती है उसको वाल तरे बोलते हैं। तो अब आप आसानी से जो है ऑप्शन चूज कर सकते हैं। देखिए क्या क्या हो गया, ए का जो है 3 हो गया, बी का जो है 1 हो गया, सी का जो है क्या हो गया, सी का जो है 2 हो गया, और डी का जो है 4 हो गया। यानी ऑप्शन में चेक करेंगे 3 1 2 4, 3 1 2 4, यानी पहला ही जो है ऑप्शन सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है। देखिए 34, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपका दिया है केंद्र और ऊर्जा, ठीक है, सेंटर और एनर्जी। तो कलपक्कम में तो आपका नाभिकीय ऊर्जा है, ये बिल्कुल ही सही पॉइंट है, ठीक है। झाकरी में जो है जल विद्युत ऊर्जा परियोजना है। यहाँ देखिए कोरबा में जो पवन दिया है दोस्तों ये गलत है। कोरबा में जो है पवन दिया है गलत है, जबकि यहाँ पे ताप विद्युत केंद्र है। यहाँ पे कौन सा है? ताप विद्युत केंद्र है, यानी तापीय ऊर्जा हो जाएगा, ये जो है तापीय ऊर्जा हो जाएगा। कोरबा सुपर ताप विद्युत केंद्र है यहाँ पे। कोरबा जो है कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है आपका, कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में है। तो ऑप्शन जो है यही पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और पतरातु जो है तापीय ऊर्जा है, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या देखिए 35, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक ब्रह्मोत्स पर्वत है, यस बिल्कुल सही है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, ये भी सही है। इसका उत्तरी खंड लावा यानी बेसाल्ट से आच्छादित है, ढका हुआ है। तो ये तीनों ही पॉइंट सही है, ठीक है। पश्चिमी घाट का जो विस्तार है पश्चिमी सागर तट के समानांतर लगभग जो है 1500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं आंसर। तो इसमें तीनों ही पॉइंट सही है दोस्तों, ऑप्शन डी सही है 1 2 3। प्रश्न संख्या 36, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है।
भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। तो बात सही है, भारत में जो है अंतर्देशीय जलमार्गों का जो है पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है, क्योंकि हर जगह जो है ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होता है। इसका मुख्य कारण है ये अधिकांश समय तक मौसमी नदियों में परिवहन योग्य जल का अभाव रहता है। जब जल का अभाव रहेगा तो अंतर्देशीय जलमार्ग का विकास हर जगह जो है नहीं हो सकता, इसलिए काफ़ी कम है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है बिल्कुल सही है, भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में होती है। तो कारण भी सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए का जो है सही व्याख्या है। तो ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है? ठीक है, तो पश्चिमी घाट तो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश भी प्रभावित होता है और दक्कन का पठार। तो पूछा है कि कौन सा प्रभावित नहीं होता, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे छत्तीसगढ़ बेसिन। देखिए, छत्तीसगढ़ बेसिन मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है। अरब सागर से उठने वाला मानसून पश्चिमी घाट से टकराने के बाद जो है 2 में बढ़ जाता है। पहली शाखा अरावली पर्वत के समानांतर चलते हुए उत्तर भारत तक चली जाती है, जबकि दूसरी जो शाखा है विंध्य पर्वत से टकराने के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिमी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में वर्षा करती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन, भारत में सबसे जो पुराना जल विद्युत स्टेशन है वो कौन सा है? वो है सिंद्राबाग। ठीक है, सिंद्राबाग जो है, और ये कहाँ पे है? बंगाल के दार्जिलिंग के निकट पड़ता है। ठीक है, तो आंसर सही हो जाएगा आपका सिंद्राबाग। निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा देखिए, ऑप्शन ए बोड़ा, लोबिया, बी ढैंचा, सनई जो है, ऑप्शन सी सनई है, ऑप्शन डी जो है ग्वार। तो देखिए, नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है बोड़ा, लोबिया में। ऑप्शन जो है आपका ए सही है, तो ये सर्वाधिक होती है आपका ऑप्शन ए बोड़ा, लोबिया में। इसमें जो है 0.49 जो है % आपका नाइट्रोजन होता है। वहीं बात करें ढैंचा में जो है 0.42% जो है नाइट्रोजन, और सनई में जो है 0.43%। तो आप देखिए खुद ही, सबसे ज़्यादा किस में है आपका? ये है बोड़ा, लोबिया में जो है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा के सबसे अधिक भंडार हैं? तांबा के सबसे अधिक भंडार कहाँ पे हैं? तो ये है दोस्तों राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में है। देखिए, भंडार के मामले में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपका हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, भंडार के मामले में सबसे पहले हो जाएगा राजस्थान, इसके बाद जो है आपका झारखंड। ठीक है, इसके बाद जो है आपका MP, और जो है आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। ये है आपका भंडार के मामले में, यानी कि रिजर्व के मामले में। लेकिन वहीं बात करें उत्पादन के मामले में अगर आप देखेंगे तो MP जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। उत्पादन के मामले में MP जो है सबसे ज़्यादा, इसके बाद आपका जो है राजस्थान। ठीक है, और इसके बाद आपका आएगा झारखंड जो है। तो ये याद रखिएगा क्रम। रिजर्व के मामले में पूछेगा, भंडार के मामले में तो राजस्थान टॉप पे हो गया, फिर झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। लेकिन अगर उत्पादन पूछता है आपसे तो MP टॉप पे आ जाएगा नंबर 1 पे, फिर राजस्थान और झारखंड। तो यहाँ पूछा था भंडार के मामले में, तो आंसर हमारा हो जाएगा राजस्थान। 41 देखिए, यहाँ पे देश है और नगर शहर, देखते हैं क्या पूछा है। देखिए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे देश हैं और नगर शहर, मैंने उनसे संबंधित शहर हैं। देखिए श्रीलंका, तो श्रीलंका का कौन सा शहर है? ये है कैंडी जो है श्रीलंका का शहर है। ये बार्सिलोना दिया है, ये जो है स्पेन कंट्री का शहर है। और ऑकलैंड जो है न्यूजीलैंड का शहर है। वहीं बात करें टोरंटो की, टोरंटो जो है कनाडा का शहर है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा आंसर, ए का जो है 2, बी स्पेन का, देखिए बार्सिलोना स्पेन का यानी कि 3 हो गया,
न्यूजीलैंड ऑकलैंड ये हो गया 1 ऑप्शन, और कनाडा 4, यानी कि 2314 चेक कीजिए। 2314 यानी ऑप्शन जो है बी सही है। ऑप्शन जो है बी सही है, 2314। प्रश्न संख्या 42 देखिए। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन दिया है विषुवत-रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्यों के लिए नहीं। बिल्कुल सही बात है। कारण देखिए, विषुवत-रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है। यस, तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, और आर ए का जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है। इंडिविजुअली क्या है, दोनों सही है। विषुवत-रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्यों के लिए नहीं। ये बिल्कुल बात सही है दोस्तों, क्योंकि विषुवतीय प्रदेश में जो है पूरे वर्ष भर समान उच्च तापमान बना रहता है और जो है काफ़ी वर्षा भी होती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि बीमारियां बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है, माने लोगों में बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण के लिए अच्छा है लेकिन मनुष्यों के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा पॉइंट है विषुवत-रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल जो है सही है, कारण भी सही है। अब ऑप्शन देखते हैं। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है आपको। ए और आर दोनों सही है बिल्कुल, और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन देखो, इंडिविजुअली दोनों सही है, लेकिन जो रीजन दिया गया है वो ए का सही जो है स्पष्टीकरण नहीं है, तो आंसर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, प्लीजेंट घाटी यहाँ इटली दिया है दोस्तों, जो कि गलत है। ये आपका कहाँ पे है प्लीजेंट घाटी? ये है अमेरिका में। ये कहाँ पे है दोस्तों? ये है अमेरिका में, राइट। स्वात घाटी पाकिस्तान, हमेशा न्यूज़ में आप सुनते होंगे। ये लायर घाटी फ्रांस में है, और किंग घाटी ऑस्ट्रेलिया में है। आपसे पूछा था कौन सुमेलित नहीं है, तो आंसर ए टिक कीजिए, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाशील ज्वालामुखी है? क्रियाशील देखिए, एटना भी क्रियाशील ज्वालामुखी है, कोटोपैक्सी भी है, विसुवियस भी है। किलिमंजारो क्या है? ये है निष्क्रिय। किलिमंजारो क्या है? किलिमंजारो जो है आपका निष्क्रिय ज्वालामुखी है। अब बात करते हैं एटना और विसुवियस, ये कहाँ पे है? ये है इटली में, राइट। और कोटोपैक्सी जो है आपका, ये है दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है कोटोपैक्सी, साउथ अमेरिका। किलिमंजारो कहाँ पे बताइए? तो किलिमंजारो जो है आपका ये है तंजानिया में। कहाँ पे है दोस्तों? तंजानिया में। यहाँ केवल आपसे पूछा था कौन सी क्रियाशील ज्वालामुखी है, तो ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा? देखिए, ऊपर के 1 2 3 तीनों हो जाएंगे। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इसमें 1 2 3 दिया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या देखिए 45। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है, तो निक्स और हाइड्रा जो चंद्रमा है दोस्तों प्लूटो के हैं। प्लूटो पहले जो है ग्रह में काउंट होता था, बट अब ड्वार्फ प्लैनेट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 46 देखिए। प्रश्न संख्या 46 देखिए अभी। प्रश्न संख्या 46, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। सूची 1 ये रहा, सूची 2 ये रहा। तो पश्चिमी वायु प्रवाह कहाँ चलता है? ये पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर पूर्व की ओर चलने वाली धीमी धारा है पश्चिमी वायु प्रवाह, यानी ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए। पेरू धारा जो है प्रशांत महासागर में, यानी कि बी का 1, यहाँ 1 लिख लीजिए। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जो है यहाँ हिंद महासागर में, तो सी का 3, और गल्फ स्ट्रीम 4 ये सुमेलित ही है। 2 1 3 4। अब हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें 2 1 3 4 दिया है। 2 1 3 4 यानी ऑप्शन जो है पहला ही सही है, ए। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 47 देखते हैं दोस्तों।
निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? ये प्रश्न जरूर ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ क्या पूछा है? कौन सुमेलित नहीं है? रेड लैगून बोलीविया में है, जी हाँ बिल्कुल सही है। रेंडियर झील कनाडा में, यस। फाइव फ्लावर झील ये अमेरिका में नहीं है दोस्तों, कहाँ पे है? यह है चाइना में, यह है चाइना में, ठीक है। कौन से क्षेत्र में? सिचुआन क्षेत्र में। बात करते हैं ग्रेट स्लेव झील कनाडा में, बिल्कुल सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो ये दोस्तों जो है कांगो में पाई जाती है। और कांगो जनजाति क्या है? एक शिकारी जनजाति है। लोग क्या करते हैं, ये आपका जैसे पेड़ है मान लीजिए, तो पेड़ के ऊपर ये घर बना लेते हैं, ठीक है, झोपड़ी, पेड़ के ऊपर झोपड़ी बना लेते हैं और इसी में जो है रहते हैं। जिन्हें ऐसे घरों को क्या कहते हैं? मोंगुलस, याद रखिएगा, इसे कहते हैं मोंगुलस। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या देखिए 49। एक घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको। घास को क्या खाता है? टिड्डा खा जाएगा, टिड्डे को सर्प, लेकिन गलत दिया है, आप टिड्डे को मेढक खाएगा, मेढक को सर्प खाएगा, तो पहला गलत। दूसरा चेक कीजिए, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेढक और मेढक को सर्प, जी हाँ ये बिल्कुल सही है। और देखिए ये गलत है, ये गलत है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। दोस्तों यूट्यूब चैनल पे सर्च कीजिए समता अकेडमी ऑन यूट्यूब, ठीक है। और देखिए आप RO से संबंधित जो है हिंदी के भी जो है काफ़ी हमने जो है 3 वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये 3 वीडियो देखने के बाद जो है आराम से आप 30 स्कोर करेंगे। और 3 वीडियो जो है मतलब 3 टॉपिक के वीडियो बनाने हैं। ये 3 टॉपिक ऑलरेडी कवर हो गया है, विलोम, वाक्यम, वर्तनी शुद्धि और अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। तो 3 टॉपिक कवर कीजिए बहुत ही कम समय में, 6 घंटे का वीडियो देखिए और 30 नंबर पाइए, ठीक है। तो पूरी हिंदी मेरी टारगेट है कि 15 वीडियो में पूरे प्रीलिम्स की तैयारी आपका करवा दूंगा। 15-16 घंटे खर्च करके आपको जो है हिंदी में 50 नंबर ईजिली आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा जो है आपका उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाया जाता है। पहला पॉइंट इसलिए गलत हो गया, देखिए केवल यहाँ पे आएगा वो 100% 90% मान के चलिए कि वो सेंटेंस गलत ही होता है, ठीक है। एक ट्रिक है, ये समझ लीजिए, उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी जो है पाया जाता है, इसलिए जो है गलत है। क्योंकि यहाँ दिया था कि हॉट स्पॉट, जैव विविधता हॉट स्पॉट जो है केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाया जाता है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये उच्च अक्षांशीय जो है प्रदेशों में भी पाया जाता है। तो पहला हो गया गलत। दूसरा देखिए, भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट, 4 तो हैं, आगे देखिए, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, अंडमान एवं निकोबार। ये अंडमान निकोबार अलग से नहीं बल्कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, म्यांमार भारत सीमा तथा सुंडालैंड का ही ये भाग है। तो यहाँ पे होना चाहिए था सुंडालैंड, इसलिए दूसरा भी गलत हो गया। तो दोस्तों कौन से कथन सही हैं? तो नहीं पहला सही है, ना ही दूसरा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 51 देखिए, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? पृथ्वी शिखर सम्मेलन, नो। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, नो। आंसर सी सही है, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल से जो है आपका स्टार्ट हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली लागू किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या देखते हैं 52। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? तो हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, ये निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, सॉरी। प्रश्न संख्या देखते हैं 52। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? तो हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, ये तो निर्वनीकरण का प्रभाव है। नगरीकरण नहीं है आपका, ठीक है, नगरीकरण नहीं है। जैव विविधता की हानि से भी होगा निर्वनीकरण, मृदा अपरदन से भी। तो आंसर दोस्तों हमारा सही हो जाएगा बी। अब आगे देखिए प्रश्न 53, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो कहाँ पे है दोस्तों? नागरहोल जो है कर्नाटका में स्थित है।
नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? ये जो है कर्नाटक में है, और इसे जो है राजीव गांधी राष्ट्रीय जो है पार्क भी कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम जो है राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क भी है। अभी देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 54 चीतों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य का चयन किया गया है? तो ये जो है कुनो कहाँ पे है नेशनल पार्क? ये है मध्य प्रदेश में, और यहीं पर जो है अभी 17 दिसंबर 2022 में जो है नामीबिया से चीते लाए गए थे। ठीक है, काफ़ी चर्चा में भी रहा था। प्रश्न संख्या 55 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, बल्कि क्या है? ये प्राथमिक जो है प्रदूषक है। देखिए, अब प्राथमिक प्रदूषक में कौन कौन से आ जाते हैं? देखिए, प्राथमिक प्रदूषक में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि। जो स्मॉग है, पीएन है, ओजोन है, ये क्या है? ये तीनों जो है द्वितीयक प्रदूषक हैं। तो हमारा जो है आंसर क्या सही हो जाएगा यहाँ पे? प्राथमिक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो द्वितीयक नहीं है, बाकी स्मॉग, पीएनएन, ओजोन है। प्रश्न संख्या देखिए 56, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियों में से किस एक नदी का नाम इरावती है? तो राप्ती नदी का नाम ही क्या है? इरावती है। राप्ती नदी का पुराना नाम इरावती है, और यह नेपाल के रुकुमकोट से निकलती है और बहते हुए जो है देवरिया जिले के बरहज में सरयू से मिल जाती है। राप्ती नदी को गोरखपुर का जो है शोक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक भूमिका है नहर की, कुएं, नलकूप की, टैंक सिंचाई, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक भूमिका है दोस्तों कुएं एवं नलकूप की। कुएं एवं नलकूपों से यूपी में जो है 84% सिंचाई होता है। ठीक है, रिमेनिंग जो है आपका 15% ये जो है नहर से, और बाकी अन्य से जो है। ठीक है, चलिए आंसर हो गया आपका 20। प्रश्न संख्या देखिए दोस्तों 58, कहोम का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो कहोम का जो मंदिर है दोस्तों ये है आपका देवरिया में। ठीक है, कहाँ पे है? देवरिया में जो है। कहोम का जो पुराना नाम है, ठीक है, कहोम का जो पुराना नाम है क्या है? पुराना नाम कुकुब। ठीक है, और स्कंद गुप्त के शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण हुआ। यहाँ 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों का स्थापना का उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित कलाकारों में से किस एक का संबंध लखनऊ घराने से नहीं है? देखिए, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, बेगम अख्तर, बिस्मिल्लाह खां। तो लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, बेगम अख्तर ये तीनों लोग जो है लखनऊ घराने से हैं, जबकि बिस्मिल्लाह खां जो है बनारस घराने से हैं। ठीक है, आपको भी पता है लच्छू महाराज कथक नृत्य, बिरजू महाराज कथक नृत्य के फेमस हैं, और बेगम अख्तर जी गज़ल गायिका हैं। ठीक है, तो गज़ल अगर नहीं सुने हैं तो यूट्यूब पे ज़रूर एक बार देखिए, गज़ल मिल जाएंगी आपको। और बिस्मिल्लाह खां जो है बहुत ही प्रसिद्ध शहनाई वादक रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई? तो ये दोस्तों 1976 में जो है। प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में एकमात्र भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों वाराणसी में जो है। अब प्रश्न आजकल कैसे कैसे बनते हैं आप देखे होंगे। अभी जो है यूपी जो है ट्रिपल एसी जो एग्ज़ाम हुआ था पेट, इसमें जो है क्वेश्चन बहुत एक से एक पूछे गए थे। ठीक है, काफ़ी जो है अंदर तक जाके पढ़ना पड़ेगा। तो आपने पढ़ लिया कि भारत माता मंदिर जो है कहाँ स्थित है? वाराणसी में। लेकिन ये पूछ दिया जाएगा कि इसका जो है उद्घाटन किसने किया? ठीक है,
तो फंस जाएंगे। तो इसलिए बता रहे हैं इसका उद्घाटन जो है 25 अक्टूबर 1936 को हमारे जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने किया था, याद रखिएगा। आजकल महात्मा गांधी जी फेवरेट क्वेश्चन बन गए हैं आयोग के, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, जो है शुरू से रहा है वैसे महात्मा गांधी जी। इस मंदिर का जो शिल्प है बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने तैयार किया है और यह गुलाबी पत्थरों से बना हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक उपवन एवं उनकी अवस्थिति के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित है? देखिए, बेरिया समाया ये बहराइच में सुमेलित है। यहाँ पूछा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। झल्ली धाम गोंडा में, ठीक है, ये भी सुमेलित है। परमहंस कुटी चंदौली दिया है जो कि गलत है, बनारस के पास ही चंदौली डिस्ट्रिक्ट है। परमहंस कुटी भी कहाँ पे? ये भी बहराइच में। और पृथ्वीनाथ गोंडा में। तो आंसर यही तो हो जाएगा। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आंसर सी। अभी देखिए प्रश्न संख्या 63, सरसावा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ठीक है, तो सरसावा हवाई अड्डा दोस्तों ये है आपका कानपुर में। सरसावाई हवाई अड्डा प्रश्न संख्या देखिए 63, सरसावा हवाई अड्डा स्थित है, तो कहाँ पे है ये? सहारनपुर में है। मेरठ में कौन सा हवाई अड्डा है बताइए? तो BR अम्बेडकर हवाई अड्डा। कानपुर में चकेरी तथा नागरिक हवाई अड्डा वायुसेना का जो है कल्याणपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। गाजियाबाद में जो है कौन सा है हवाई अड्डा? ये है दोस्तों हिंडन जो है हवाई अड्डा, ठीक है। चलिए आंसर हो जाएगा इसका तो भी। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आंसर सी, मेरठ। निम्नलिखित स्थानों में से किसे जैन तीर्थ कहा जाता है? तो ये जो है दोस्तों वाराणसी को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 4 जैन तीर्थंकरों की जन्मस्थली है। कौन कौन से? तो देखिए सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभु, श्रेयांसनाथ तथा पार्श्वनाथ। संख्या 66, एक ही कब्र से 2 से अधिक मानव कंकालों के साक्ष्य मिले हैं। तो ये मिले हैं दोस्तों दमदमा से, ऑप्शन सी सही है। प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, महादा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के परिणाम स्वरूप जो है मध्यवर्ती और पश्चिमी क्षेत्रों से 41 मानव जो है समाधान मिले थे। 41, इनमें 5 समाधान जो है एक साथ, 3 मानव कंकाल एक साथ और शेष जगह जो है एक एक कंकाल मिले हैं। प्रश्न संख्या 67, अलार कलाम बुद्ध से किस प्रकार से संबंधित थे? तो अलार कलाम बुद्ध के जो है गुरु थे। देखिए कैसे। अलार कलाम गौतम बुद्ध के समकालीन एवं दार्शनिक एवं योगी थे। वे सांख्य दर्शन के विशेषज्ञ थे। गौतम बुद्ध के समय में समाज में सांख्य दर्शन काफ़ी जो है प्रभाव था, काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो गौतम बुद्ध जो है 6 वर्ष तक उनसे ज्ञान अर्जित किए, ठीक है। इसके वजह से जो है उनके गुरु हुए। चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो ये दोस्तों जो है रामानंद जी ने जो है प्रयोग किया था। उत्तर भारत में रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे, जिनका जन्म जो है 1299 ईस्वी में प्रयाग के कान्यकुंज ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 69, अब्दुल हामिद लाहौरी थे। ऑप्शन ए जहांगीर के शासनकाल में कवि, ऑप्शन बी औरंगजेब का एक महत्वपूर्ण सामंत तथा विश्वास पात्र, और ऑप्शन सी शाहजहां के शासनकाल में एक राजकीय इतिहासकार, ऑप्शन डी अकबर के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर। अभी देखिए ये सही है। इसमें जो है ऑप्शन अब्दुल हमीद लाहौरी क्या थे? ये शाहजहां के शासनकाल में एक राजकीय इतिहासकार थे। अब्दुल हमीद लाहौरी ने जो है एक पुस्तक लिखी है, ये याद रखिएगा। कौन सी? बादशाहनामा, ठीक है, बादशाहनामा। इसमें जो है शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन है। बादशाहनामा में मुगल बादशाह का संपूर्ण वृत्तांत 1000 से अधिक पृष्ठों में लिखा गया है।
जिसमें शाहजहाँ के शासनकाल के 20 वर्षों का इतिहास का भी उल्लेख है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इतिहास के लिए। चलिए अब देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या जो है 70। दोस्तों अभी हम देख रहे हैं जीएस वर्ल्ड का जो है टेस्ट नंबर 7। टोटल जो है जीएस में पता ही है आपको 140 क्वेश्चन है। तो पार्ट 1 में आज हम कवर करेंगे 70 क्वेश्चन और फिर जो है पार्ट 2 में लाएंगे 70 क्वेश्चन, जिससे वीडियो लंबा ना हो। और पीडीएफ के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा चैनल समता एकेडमी है और टेलीग्राम का भी नाम है समता एकेडमी। टेलीग्राम जो ग्रुप है समता एकेडमी, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है, वहाँ से भी ज्वाइन कीजिए, सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो जो देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 70। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध नवरोज़ त्यौहार को आरंभ किया? तो ये जो है बलबन ने। बलबन का जो शासनकाल है 1200 जो है आपका 66 से देखिए 1287, उसने स्टार्ट किया सिजदा, ठीक है, भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, और पाबोस जो है पैरों को चूमना, ठीक है। उसने जो है नवरोज जो त्यौहार है फारसी त्यौहार, उसको भी स्टार्ट किया, और उत्तर पश्चिम सीमा पर जो है मजबूत दुर्ग का भी निर्माण किया, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त करते हैं, और बहुत जल्द इसका सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे। तो दोस्तों आप ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें समता एकेडमी ऑन यूट्यूब। दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।